आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में एंड टोटल सरप्लस के बारे में। कंज्यूमर सरप्लस को हम हिंदी में उपभोक्ता का आधिक्य, बचत और उपभोक्ता अधिशेष कह सकते हैं। उसी तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस को, प्रोड्यूसर का मतलब हो गया उत्पादक और सरप्लस है आधिक्य, बचत और अधिशेष। एंड टोटल सरप्लस जो है वो पूरे समाज की बचत है। तो हम शुरुआत करते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस में आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक एस है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे उपभोक्ताओं की बात हो रही है। तो सबसे पहले जहाँ पूरे बाजार के सारे उपभोक्ताओं की बात करें, उससे पहले हम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर्स एक, ये जो है सो एक उपभोक्ता का है। एस अगर पहले आ गया तो सारे उपभोक्ताओं का है ना। कंज्यूमर्स है वो बहुवचन है और ये जो लगा हुआ है वो बताता है उसका। इसके बाद एस नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे एंड में एस है। तो ये सारे उपभोक्ताओं का, सारे उपभोक्ताओं का बचत है। ये एक उपभोक्ता का बचत है। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं एक उपभोक्ता का बचत। तो हमने पहले मोटिवेशन किया था, हम वैसा ही एग्जाम्पल फिर से ले रहे हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए कुकिंग ऑयल है, सरसों का तेल है, 1 लीटर के बॉटल में आता है। अगर इसका प्राइस बहुत हाई है तो आप खरीदने को तैयार नहीं होंगे। कहिए इसका प्राइस जब R1 आ गया तो आप खरीदने को तैयार होते हैं पहला बॉटल। जब घट के R2 आ गया तो आप तैयार होते हैं दूसरा बॉटल। घट के R3 आ गया तो आप तैयार होते हैं तीसरा बॉटल, एंड सो ऑन, है ना। ये यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है। अब ये थॉट एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि इससे हमने डिमांड कर्व की तरफ हम बढ़े थे, बट यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट थॉट एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। क्या होगा जब ये कुकिंग ऑयल 1 लीटर के बॉटल के बजाय 2 लीटर के बॉटल में आएगा? तो हम देखेंगे ये जो स्टेप यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी है वो थोड़ी सीढ़ियाँ छोटी हो जाएंगी, आधे आधे लीटर के लिए ही आ रही होंगी, ऐसे ऐसे बनेंगी। अब आपके आगे आप और सोचें कि आधे लीटर की बजाय 1/4 लीटर की हो, तो ये सीढ़ियाँ और छोटी हो जाएंगी, है ना, पतली पतली एकदम हो जाएंगी। धीरे धीरे जब हम बहुत छोटी यूनिट ले लें तो होते होते ये एक लाइन जैसा आ जाएगा, है ना, एक लाइन जैसा आ जाएगा। और हम यहाँ कह सकते हैं रिजर्वेशन प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है। इस कर्व का मतलब क्या है, जब प्राइस मार्केट में आर है तो ये आदमी क्यूएथ गुड खरीदने को तैयार है, और हम यहाँ कहते हैं आर नॉट है तो क्यू नॉट गुड खरीदने को तैयार है। डिमांड कर्व भी कुछ ऐसा ही होता है, बट थोड़ा सा भिन्न होता है। वहाँ पे डिमांड कर्व अगर हमारा ऐसा है और प्राइस पी है और क्यू है, वहाँ पे हम कहते हैं कि अगर प्राइस पी नॉट है तो एक साथ आदमी क्यू नॉट यूनिट खरीदने को तैयार है। यहाँ पे बात हो रही है, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व, और ये है रिजर्वेशन प्राइस कर्व, है ना। यहाँ पे जो बात हो रही होती है, सारे यूनिट्स डिमांड कर्व में सारे यूनिट्स एक साथ खरीदने की बात हो रही होती है कि मार्केट में प्राइस 50 रुपए है तो मैं पर किलो है तो मैं 5 किलो आम खरीदने को तैयार हूँ। रिजर्वेशन प्राइस का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि अगर 50 रुपए प्राइस है तो मैं 5वां या 6ठा या 7वां आम खरीदने को तैयार हूँ। रिजर्वेशन प्राइस कर्व में एक आम एक बार में, 1 लीटर कुकिंग ऑयल एक बार में, जो गुड है 1 यूनिट पर यूनिट जो है ना, एक एक यूनिट करके खरीदने की बात होती है।
तो दोनों जो कर्व है दोनों में दोनों बहुत तरह से सामान्य सेम भी हैं, पर थोड़ा दोनों में डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है कि अगर आप एक यूनिट खरीद लेते हैं आम का, तो आपके पास जो बचा इनकम है वो थोड़ा कम हो जाता है। और हमने पहले भी देखा है कि इनकम आय जो है आपके डिमांड पे प्रभाव डालती है। तो एक एक करके अगर हम खरीदते जाएंगे तो ये खरीदने की क्षमता में बदलाव लाता जाएगा और हम टोटल जितना खरीद पाएंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा वो डिमांड कर्व से। बट अभी के लेवल में हम रिजर्वेशन प्राइस और डिमांड कर्व दोनों को एक तरह ही ट्रीट करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस को। हमने ये डिस्कशन रिजर्वेशन प्राइस और डिमांड कर्व का इसलिए किया कि हम अभी तक बात तो डिमांड कर्व की कर रहे थे, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस जब निकालेंगे तो हम लोग रिजर्वेशन प्राइस कर्व से निकालेंगे। और चूंकि रिजर्वेशन प्राइस कर्व निकालना काफ़ी कठिन होता है, तो उसको हम डिमांड कर्व के ही इक्विवेलेंट के बराबर मान लेंगे, है ना। तो आइडिया बड़ा ही सिंपल है कि आप जो है पहला आम के लिए या कुकिंग ऑयल के लिए आप जो हैं R1 देने को तैयार हैं, लेकिन मार्केट में प्राइस जो है बस P0 ही है। तो जब आप खरीदते हैं R1 प्राइस पे और P0 ही देते हैं, तो पहले यूनिट के लिए आपको R1 माइनस P0 का फायदा होता है ना। डिस्क्रीट वाला में देखें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऐसे ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं एंड सो ऑन, ठीक है। R1 है, R2 है, R3 है, R4 है एंड सो ऑन, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्राइस मार्केट में जो है R3 और R4 के बीच में है, तो आप कितना यूनिट खरीदेंगे? पहला यूनिट खरीद लेंगे, दूसरा यूनिट खरीद लेंगे, तीसरा यूनिट खरीद लेंगे। 3 ही यूनिट खरीदेंगे, क्योंकि 3 यूनिट खरीदने में आपका फायदा R1 प्लस R2 प्लस R3 का है ना। क्योंकि रिजर्वेशन प्राइस वो प्राइस है जो मैक्सिमम प्राइस आप देने को तैयार हैं उस वस्तु के लिए, और आपको कॉस्ट लगता है, मान लीजिए ये P है, ये कॉस्ट लगता है 3P। तो आप इस तरीके भी सोच सकते हैं कि पहला वस्तु जो खरीदे हैं उससे आपका फायदा R1 माइनस P का हुआ। R1 तक आप दे सकते थे, R1 आपका वैल्यू है, लेकिन आप P दे रहे हैं। दूसरे से आपका फायदा R2 माइनस P है, और तीसरे से आपका फायदा R3 माइनस P है। तो आपको टोटल फायदा जो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से R1, यहाँ से R2, यहाँ से R3 माइनस 3P हो गया। ये आपको फायदा हुआ, लाभ हुआ मार्केट में सामान खरीदने से। इसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। अब P की जगह P डैश हो जाए यहाँ पे, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस बदल जाएगा R1, R2, R3। अब आप चौथा यूनिट भी खरीद लेंगे, क्योंकि प्राइस जो है जो मार्केट में प्राइस है वो रिजर्वेशन प्राइस से कम है, तो R4 माइनस 4P हो जाएगा। आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं, बट मैंने एक साथ लिख दिया है। इसी को अब हम कंटिन्यूअस कर्व में भी देख सकते हैं कि अगर जो है P0 है मार्केट में प्राइस और Q0 सामान खरीदा जा रहा है, तो ये जो पूरा एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। यहाँ आपसे भी अगर हम डिस्क्रीट वाले में भी देखें तो P के केस में, पहले केस में क्या आता है, ये जो एरिया है यही तो होगा। R ये जो है बेस जो है वो 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस जो है 1 है, क्योंकि ये 0 हो, ये सॉरी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अगर ये 0 है और यहाँ पे 1 है, तो बेस का जो है लेंथ वो आपको 1 हो गया, और ऊपर में R1 है, तो पूरी आयत जो है ये R1 हाइट हो गया और बेस 1 हो गया। तो पूरा एरिया निकालें तो R1 मल्टीप्लाइड बाई 1 है। और अगर हम नीचे में एक एरिया काट दें, यहाँ से बेस तो सेम ही रहता है P, और ये जो है वो हो गया P मल्टीप्लाइड बाई 1। सो R1 माइनस P हो गया। उसी तरह दूसरे वाले से R2 माइनस P हो गया। तो यहाँ पे भी हम एक तरह से एरिया ही निकाल रहे हैं, ये एरिया हमने निकाल लिया। और यहाँ कंटिन्यूअस में इसको हम एरिया कह सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है
यहाँ पे एरिया, ये त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे 1/2 R1 माइनस पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू नॉट। यही आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया एक आदमी का, क्योंकि हम एक उपभोक्ता का निकाल रहे हैं, है ना। तो आइए एक और कॉन्सेप्ट को समझ लें कि यहाँ तो बड़ा एरिया निकालना आसान है, क्योंकि हमें एक त्रिभुज मिल रहा है। क्या होगा जब हमारा डिमांड कर्व, और याद कीजिए कि डिमांड कर्व को हम रिजर्वेशन प्राइस कर्व जैसा ट्रीट कर रहे हैं। आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा है और मार्केट में प्राइस जो है पी है और आप क्यू सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए पी नॉट है और क्यू नॉट सामान खरीद रहे हैं। तो इसमें कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, वो इक्विवेलेंट टू ये एरिया हो जाएगा। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर वक्र टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसमें कैलकुलस का प्रयोग किया जाता है किस तरह से एरिया निकालें। लेकिन आप ग्राफ टेक्निक से भी एरिया निकाल सकते हैं, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके उसका एरिया निकाला जा सकता है। तो बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस में हम ये एरिया निकाल रहे होते हैं। तो आइए एक आध एग्जाम्पल ले लें। कहिए बड़ा ही सिंपल सा है। डिमांड कर्व जो है सो Q इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0,30 माइनस P है, 30 माइनस P है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 से ऊपर डिमांड 0 है और प्राइस जो है मार्केट में 15 है। कहाँ से आया, हम पहले ही देख चुके हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस बताता है। बट चूंकि अभी हम सिर्फ डिमांड साइड को देख रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट प्राइस डिटर्मिनेशन में नहीं है, तो हम ऐसे ले लेंगे कि मार्केट में क्या इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस मान लीजिए 15 है। अगर 15 है तो इस फॉर्मूले से 15 यूनिट खरीदा जाएगा और कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। ये जो बेस है, बेस जो है 15 यूनिट लंबा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ मल्टीप्लाई बाई आधार और मल्टीप्लाइड बाई ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक की 30 है और यहाँ से यहाँ तक की 15 है। सो बीच वाला भी 15 हो गया। सो 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 225 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 112.5। ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। अब आइए देखते हैं कि प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर सरप्लस का क्या होगा। प्राइस बढ़ेगा तो मान लीजिए कि 15 से 16 हो गया, तो 15 से 16 हो गया तो कंज्यूमर सरप्लस में ये वाला एरिया कम हो जाएगा, है ना। तो हम निकाल लेंगे नया कंज्यूमर सरप्लस कितना है, तो अब हो जाएगा 16, अब यहाँ 14 है, सो हाफ बेस अब 14 है और हाइट जो है सो 30 माइनस 16 है। सो ये हो गया हाफ 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, 28 2 98। सो देखिए प्राइस बढ़ने से एरिया में कमी आ जाती है, इस वजह से कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है। सोचने वाली बात है, प्राइस बढ़ गया तो हर यूनिट में अब कंज्यूमर की, उपभोक्ता की बचत कम हो गई। एक तो प्राइस बढ़ गया तो कम यूनिट भी खरीदेगा और हर यूनिट में उसकी बचत भी कम हो जाएगी। तो दो तरफ से दो तरह के कारक इस कंज्यूमर सरप्लस को कम कर देंगे। ये हम बात कर रहे थे। उसी तरह से अगर प्राइस घट जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। अब मार्केट में 10 लोग हैं, है ना, पर्सन 1 to 10 है। अब हम मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस हर का इंडिविजुअल निकाल सकते हैं और सारे उपभोक्ताओं का सरप्लस निकालने के लिए हम एक दूसरे में सबका सरप्लस जोड़ देंगे। इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू CS1। CS इज शॉर्ट फॉर कंज्यूमर सरप्लस एंड 1 सबस्क्रिप्ट जो है सो बता रहा है पहले कंज्यूमर के बारे में। सो CS1 CS2 और n लोग है तो CSn, सारे लोग के कंज्यूमर सरप्लस को जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा। दूसरा टेक्निक ये है कि हमने निकाला था कि मार्केट में डिमांड क्या है, तो हम इंडिविजुअल डिमांड की जगह मार्केट डिमांड ले लेंगे और हमारा ऐसा कुछ हो सकता है।
और अगर हमारा प्राइस P है, लेट्स से कि ये P नॉट है, यहाँ पे P है, ये Q है, तो ये जो एरिया हम लोग निकाल लेंगे वो मार्केट में का कंज्यूमर सरप्लस होगा, सारे उपभोक्ताओं के बचत को ये बताएगा। तो ये रहा कंज्यूमर सरप्लस। उसी तरह अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल सकते हैं। एक प्रोड्यूसर का भी सरप्लस होगा और यहाँ से सबको जोड़ने के बाद हमारे पास सारे उत्पादकों का सरप्लस आ जाएगा, है ना, सारे उत्पादकों का सरप्लस आ जाएगा। हमारा एक सप्लाई कर्व है और सप्लाई कर्व अगर आप याद करेंगे तो कैसे हमने सप्लाई कर्व ऑब्टेन किया था कि हमने सबका मार्जिनल कॉस्ट, एक उत्पादक का मार्जिनल कॉस्ट निकाला था। तो और कहा था मार्जिनल कॉस्ट को हिंदी में हम लोग सीमांत लागत कहते हैं, तो सीमांत लागत निकाला था। इसके दो इंटरप्रिटेशन थे कि अगर मार्केट में प्राइस पी नॉट है तो क्वांटिटी क्यू नॉट खरीदा जाएगा, या क्वांटिटी क्यू नॉट मार्केट में खरीदा जा रहा है इस प्रोड्यूसर से, तो उसका लास्ट यूनिट का सीमांत लागत पी नॉट है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर एक एडिशनल यूनिट क्यू नॉट पे प्रोड्यूसर बना रहा है तो उसकी लागत पी नॉट आ रही है और मार्केट में वो पी प्राइस पे बेचने में सक्षम है, तो उस यूनिट से उसको पी माइनस क्यू नॉट का लाभ हो रहा है, सॉरी पी माइनस पी नॉट का लाभ हो रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पी नॉट उसका मार्जिनल कॉस्ट है, इसका मतलब लागत बनाने की उस एक्स्ट्रा यूनिट की पी नॉट आई है, और मार्केट में अगर यदि ये सामान बिक रहा है तो वो पी पे बिक रहा है, तो पी माइनस पी नॉट जो है वो उत्पादक का फायदा है, आधिक्य है, इतना वो कमा ले रहा है। और इसी तरह मान लीजिए वो 10 यूनिट बेच रहा है तो हर यूनिट पे उसकी क्या बचत आ रही है, उसको अगर 10 यूनिट के लिए हम लोग ऐड कर दें तो इसमें हमें उस प्रोड्यूसर का सरप्लस मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी बेसिकली ये इस मैप से है टोटल, वो लेट से कि यहाँ पे इसको पी डैश दे दे तो क्यू डैश यूनिट बेचेगा और ये जो है उसका ये एरिया उसका प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा। पहला यूनिट जो बिकेगा वो पी डैश में बिकेगा, लागत इतनी आ रही है पर्पल लाइन से मैं जो दिखा रहा हूँ, तो ये जो पार्ट है सो गेन हो गया, और हर पार्ट के लिए हम अगर गेन को ऐड करते जाएं तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो हमें बेसिकली यहाँ भी एरिया निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल लेंगे जहाँ हमें त्रिभुज मिल जाएगा। तो हम एक एग्जांपल ले लें जहाँ पे P इज इक्वल टू Q प्लस 5 है। हम जानबूझकर ऐसा सप्लाई कर्व लिख रहे हैं क्योंकि सप्लाई कर्व के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए हमें लिखना पड़ेगा P माइनस 5, और हमारा कुछ ऐसा कर्व आएगा, है ना, हियर इज P, हियर इज Q। और मान लीजिए, और ये जो शुरुआत होगी वो 5 पे होगी, मान लीजिए कि मार्केट में प्राइस जो है सो 10 है। तो मार्केट में प्राइस 10 है, अगेन यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, मार्केट में प्राइस 10 है तो टोटल 5 क्वांटिटी खरीदा जा रहा है, और टोटल एरिया जो हो गया वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 12.5 हो गया, है ना। तो ये इस प्रोड्यूसर का सरप्लस निकल जाएगा। यहाँ अगर प्राइस बढ़ता है तो यहाँ देखेंगे कि एरिया जो है वो बढ़ जा रहा है, और एरिया बढ़ने से प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाएगा। क्या हो रहा था कि प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस घट जा रहा था, बट प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जा रहा है। मान लीजिए 10 से 12 प्राइस हो गया, तो अब हमें जो है, अब हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस जो नया वाला है वो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 24.5 हो गया, है ना। तो ये रही बात प्रोड्यूसर सरप्लस की। जब हमें एक प्रोड्यूसर का सरप्लस पता चल गया तो हम जो है
हर प्रोड्यूसर का, हर उत्पादक का सरप्लस मार्केट में ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए ये पहले प्रोड्यूसर का सरप्लस था, सारे प्रोड्यूसर का सरप्लस को हम लोग ऐड कर दें, ये एक टेक्निक हो गया। दूसरा टेक्निक हो गया कि हम प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड नहीं करके हम मार्केट में सप्लाई ही निकाल लें। क्या है, मार्केट में जो सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई लेने की बजाय हम मार्केट सप्लाई ले लें। तो हमारा क्या, सप्लाई अगर प्राइस P है तो अगेन हम यहाँ से एरिया से हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इंडिविजुअल डिमांड यूज करते हैं तो एक कंज्यूमर का सरप्लस निकलता है, मार्केट डिमांड यूज करते हैं तो पूरे मार्केट का सरप्लस निकलता है। उसी तरह एक प्रोड्यूसर का सप्लाई यूज करते हैं तो एक प्रोड्यूसर का बचत निकलता है, और अगर पूरे मार्केट का सप्लाई यूज करते हैं तो पूरे समाज की बचत उत्पादक साइड में क्या होती है वो हमें पता चल जाता है।